हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है इस चैनल अली अचीवर्स पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके एक बार देख ले, फिर इस वीडियो को देखें ताकि एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको मिल पाए। वहीं पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। बेसिकली रेगुलर प्लैनेट्स का दो ब्रॉड वे में डिवीजन होता है। एक तो वो जो कि शुरुआत के चार प्लैनेट्स जो कि सन के सबसे ज़्यादा क्या हैं, पास में हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड वो चार प्लैनेट्स जो कि सन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, जो कि बियॉन्ड ए एस्ट्रॉयड बेल्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप बात करो इनर प्लैनेट्स की जो कि सबसे ज़्यादा पास में है सन की शुरुआत के वो चार प्लैनेट्स, उनको इनर प्लैनेट्स के अलावा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? वो होते हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। वहीं ऑन द अदर हैंड जायंट प्लैनेट्स जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बियॉन्ड लाई करते हैं और सन से एक खासा डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके क्या क्या नाम है जायंट प्लैनेट्स के अलावा? जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनमें कौन कौन से प्लैनेट्स इंक्लूडेड होते हैं? वो होते हैं आपके जुपिटर इंक्लूडेड होता है, सैटर्न इंक्लूडेड होता है, यूरेनस इंक्लूडेड होता है और क्या होता है, नेपट्टून भी इंक्लूडेड होता है। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सोलर विंड्स ने कैसे इन इनर प्लैनेट्स का शेप एंड साइज़ क्या किया, रिड्यूस किया, और वहीं पे जायंट प्लैनेट्स का शेप एंड साइज़ रिड्यूस नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सोलर विंड्स थी जिसमें मौजूद क्या था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से जो डोमिनेटेड थी सोलर विंड्स, जो कि सन अपने एंड से रिलीज़ कर रहा था, उन्होंने इन इनर प्लैनेट्स का शेप एंड साइज़ जब छोटा किया, उसका रीज़न ये था क्योंकि ये इनर प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा करीब थे। तो जो इस पे मौजूद, जो इनर प्लैनेट्स पे मौजूद गैसेस थी जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, उसको क्या किया, सोलर विंड से उड़ाने का काम किया। वहीं ऑन द अदर हैंड जायंट प्लैनेट जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस पे थे सन से, तो जो सोलर विंड्स आई, वो सोलर विंड्स ने क्या किया, वो सोलर विंड्स एक तरीके से जायंट प्लैनेट्स पे उतना असर नहीं डाल पाए जितना असर उन्होंने क्या किया, एक इनर प्लैनेट्स पे डाले। वहीं पे ये जो 8 पूरे प्लैनेट्स हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला प्लैनेट हम लोग डिस्कस करेंगे इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में, वो कौन सा होगा, आपका मरकरी होगा। तो चलिए मरकरी के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप मरकरी की बात करो तो मरकरी एक आयरन प्लैनेट है। आयरन प्लैनेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मरकरी का कोर है, जो बिल्कुल मरकरी का सेंटर है, वो बेसिकली डोमिनेटेड है किससे, हमारे आयरन से। वहीं पे अगर आप बात करो तो मरकरी एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ऑन द अदर हैंड मरकरी एक इनर मोस्ट प्लैनेट है। इनर मोस्ट प्लैनेट का मतलब ये हुआ कि ये सन के सबसे ज़्यादा क्या है, पास में है। वहीं पे जो रेवोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 88 अर्थ डेज का है मरकरी का। वहीं पे अगर आप रोटेशन की बात करो तो वो 59 अर्थ डेज का है। अगर आप इसके रेवोल्यूशन को एग्जाम्पल से समझोगे तो कोई मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, वो अपने अर्थ पे 10 साल का है, और वहीं पे वो मरकरी पे होगा 41 ईयर्स का। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो कि कोई अगर अपने अर्थ पे 91 ईयर्स का है, तो वो मरकरी पे होगा, उसकी जो एज होगी वो 373 ईयर्स होगी। तो आप कहीं ना कहीं खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो मरकरी का रेवोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा तेज़ है। अगर आप कौन कौन से मिशंस मरकरी पे भेजे गए हैं उसकी बात करो तो केवल 2 ही मिशंस अभी तक पहुंच पाए हैं मरकरी पे, जिसमें से पहला क्या है, मैरियाना 10 है, और सेकंड वॉज मैसेंजर। ये जो मैसेंजर है ये 2011 में मरकरी के ऑर्बिट में पहुंचा था, और इसने वहां से 4 साल तक मरकरी के ऑर्बिट में क्या किया, चक्कर काटा। वहीं पे आने वाले समय में बेपी कोलंबो एक मिशन आएगा, जो कि एक जॉइंट स्पेस प्रोग्राम होगा, किसकी तरफ से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से और जापान एरोस्पेस एजेंसी की तरफ से। ये जो बेपी कोलंबो है ये जाएगा आपके मरकरी के ऑर्बिट में दिसंबर 2025 में। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप इसकी मरकरी की पिक्चर देखो तो इस मरकरी की पिक्चर में काफ़ी सारे क्या हैं, क्रेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में काफ़ी सारे क्रेटर्स मरकरी पे ऑलरेडी हैं, इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं। ये इसका रीज़न ये है कि जो मरकरी है उस पर काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स ने, काफ़ी सारे कॉमेट्स ने, काफ़ी सारे मीटेरॉइड्स ने मरकरी के सरफेस को हिट किया हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में क्रेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दूसरी चीज़ तो ये कि मरकरी पे कोई भी तरीके से आपका कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये तो हो गई बात किसकी, मरकरी की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, यहाँ पे वीनस की। अगर हम लोग वीनस की बात करें तो वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। अच्छा, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस क्यों है और मरकरी क्यों नहीं, बल्कि मरकरी को इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो तरीके से सन के सबसे ज़्यादा पास में है। इसका आंसर हम लोग इसी स्लाइड में आगे जानेंगे। वहीं पे
अगर आप बात करो तो जो वीनस है एक तरीके से अर्थ लाइक प्लैनेट है। बेसिकली दो सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन किसके, वीनस के और अर्थ के। वो पहली सिमिलैरिटी तो ये कि जो वीनस है उसका जो साइज़ है वो एक तरीके से सिमिलर है कंपैरेटिवली टू आवर अर्थ। वहीं पे अगर आप बात करो जो वीनस है वो सेम रॉकी मटेरियल से कंपोज्ड है जिस रॉकी मटेरियल से कंपोज्ड है हमारा क्या, अर्थ। अगर आप बात करो इसी की वजह से हमारे वीनस को कहा जाता है क्या, अर्थ का ईविल ट्विन। लेकिन ये ईविल वर्ड क्यों घुस गया यहाँ पे, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। वहीं पे अगर आप बात करो जो रेवोल्यूशन है वीनस को कितने दिनों का है, 225 अर्थ डेज का है, और जो रोटेशन कितना है 243 अर्थ डेज का है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, रेवोल्यूशन के कंपैरिजन में। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि जो दिन लंबे हैं एक तरीके से वीनस पे, और जो साल हैं वो कहीं ना कहीं क्या हैं, छोटे हैं। और जो वीनस है एक तरीके से कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो कि एक तरीके से अपने में अनयूजुअल है। इसका मतलब ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जो कि अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट एक तरीके से रोटेट करते हैं। अच्छा, कहा यह जाता था, ये एक तरीके से थ्योरी है कि वीनस हो सकता है पहले कैसे रोटेट करता हो, पहले जो वीनस है वो रोटेट करता हो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन एक प्लानिटरी साइज ऑब्जेक्ट आया और वीनस पे उसने हिट किया और जो इसका रोटेशन है वो बदल के रख दिया, और आज जिस रोटेशन पे ये घूमता है वो घूमता है कैसे, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वहीं पे इसका डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये कहानी ये है कि जो वीनस है बेसिकली वो थिक एटमॉस्फेयर ऑफ किससे कवर्ड है, CO2 से कवर्ड है। एट द सेम टाइम येलोइश क्लाउड से कवर्ड है, जो कि कंप्राइज्ड है किससे, H2SO4 से, मतलब किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से कवर्ड है और CO2 से कवर्ड है। ये जो दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट वीनस पे एग्जिस्ट करती है वो एक तरीके से बाहर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है। और ये जो हीट जब बाहर एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाती, बाहर निकल नहीं पाती है ना, एस्केप नहीं कर पाती है, तो जो हीट है एक तरीके से ट्रैप होकर रह जाती है। और एक जो फिनोमिना है जिसको आप सब लोग जानते होंगे, GHG के नाम से जिसे कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से, वो अपने वीनस पे एक तरीके से क्या होने लगता है, एग्जिस्ट करने लगता है। उसके अलावा वीनस पे काफ़ी सारे वॉल्केनोज भी प्रेजेंट है जो कि एक्टिव स्टेट में है। ये काफ़ी एविडेंस के बेसिस पे कहा गया है। उसके अलावा अगर आप बात करो तो वीनस को हम लोग सनसेट के बाद भी देख सकते हैं और सनसेट के एक तरीके से पहले भी देख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा वीनस आफ्टर किसके, एक तरीके से मून के। जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ब्राइटेस्ट इसलिए क्योंकि आप लोग ने अभी पढ़ा, ये है एक तरीके से इसका वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसेस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेस सन की तरफ से आती हैं वीनस पे, वो एक तरीके से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो इसीलिए हम लोग के अर्थ से वीनस का सरफेस दिखता है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो काफ़ी सारे मिशन एक तरीके से भेजे गए थे किस पे, वीनस के सरफेस पे, लेकिन कोई भी मिशन या कोई भी लैंडर अगर आप कह लो वो 90 मिनट से ज़्यादा लास्ट ही नहीं कर पाएगा। भैया गर्मी इतनी है तो कहाँ से लास्ट कर पाएगा। वहीं पे फ्यूचर मिशन जो कि प्लान्ड है नासा के द्वारा, उसका नाम क्या है, डा विंची प्लस, जो कि प्रपोज्ड है 2029 के लिए, और अभी करंट उसका सिनारियो क्या है, करंट प्रोसेस उसका क्या अंडर डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, अपने अर्थ की। जब हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे तो अर्थ हमारा आउट ऑफ 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। उसके अलावा अगर आप बात करो, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है लगभग 24 घंटे का है। उसके अलावा अगर आप और चीज़ देखो तो इट कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड द सन। बेसिकली यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो वो कितना है अपने अर्थ का, सन के अराउंड 365.26 डेज। और अर्थ और सन के बीच में जो मेन डिस्टेंस है वो लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर्स का। और अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ये सारे बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो तो मून और अर्थ एक तरीके से टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड का मतलब ये है कि जो मून का रोटेशन पीरियड होता है, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप अर्थ से मून को देखते हो या मून से अर्थ को देखते हो तो दोनों तरफ से आपको एक ही साइड हमेशा देखने को मिलती है। इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से ये टाइडली लॉक्ड है। वहीं पर अगर आप नेक्स्ट चीज़ की बात करो या नेक्स्ट प्लैनेट की बात करो, वो है क्या आपका मार्स। जब हम लोग बात करेंगे मार्स की तो आउट ऑफ 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये आखिरी प्लैनेट होगा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वहीं पे जो मार्स है उसको काफ़ी लंबे समय से क्या कहा जाता है, एज अ रेड प्लैनेट की तरीके कहा जाता है। रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्स का जो सर्फेस है वो काफ़ी हद तक किससे डोमिनेटेड है,
आयरन ऑक्साइड से डोमिनेटेड है। इसी की वजह से क्या होता है, एक ब्लडी अपीयरेंस अपीयर होता हुआ दिखता है अपने मार्स के सरफेस पे। तो आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में किस तरीके से रेड सा टिंट आया हुआ है मार्स पे। और ये जो मार्स है किसके ऊपर नेम्ड है, ये नेम्ड है रोमन गॉड ऑफ वॉर के ऊपर नेम्ड। और जो रेवोल्यूशन पीरियड है मार्स का 687 डेज़ का है, रोटेशन पीरियड इज अराउंड 24 आवर्स और 37 मिनट्स। वहीं पे मार्स के अपने 2 मून्स हैं जो कि छोटे हैं किससे, अपने अर्थ के मून से, जिनका नाम है फोबोस और डाइमोस। ये है आपका फोबोस और ये है डाइमोस। बेसिकली अगर आप इनकी इमेज देखो फोबोस और डाइमोस की, जो कि मार्स के मून है, कुछ हद तक ये दिखते हैं आपको एक आलू जैसे, है ना। वहीं पे अगर आप बात करो तो मार्स पे एक लार्जेस्ट वॉल्केनो प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। और ये जो वॉल्केनो है ये पूरे सोलर सिस्टम में इससे बड़ा वॉल्केनो अभी तक मिला ही नहीं है। इवन दो अगर आप इसको एक कंपेयर करो अपने अर्थ पे प्रेजेंट माउंट एवरेस्ट से, जो कि इस पिक्चर में एक तरीके से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इट इज़ अराउंड 8848 मीटर्स। और वहीं पे जो ओलंपस माउंट या निक्स ओलंपिया है जो कि मार्स पे प्रेजेंट है, उसकी हाइट कितनी है, 25,000 मीटर। तो लगभग कितना, 3 गुना कहीं ना कहीं एक तरीके से ओलंपस माउंट एवरेस्ट से बड़ा है। वहीं पे आप नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बारे में। जब हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में जानेंगे तो एस्ट्रॉयड बेल्ट बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर के बीच में। तो आप इस इमेज में देखो तो ये प्रेजेंट है आपका मार्स और ये यहाँ पे रहा आपका जुपिटर। इसके बीच में अगर आप देखो काफ़ी सारे छोटे छोटे ये डॉट्स गए हुए हैं, है ना। ये जो डॉट्स हैं एक सर्कुलर पैटर्न में जो गए हुए हैं, यही हैं आपके क्या, आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट। और इसी में सारे एस्ट्रॉयड्स प्रेजेंट हैं। और ये होम है किसके लिए, टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉयड इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में क्या है, प्रेजेंट है। और एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं आपके क्या, रॉकी ऑब्जेक्ट्स, या आप कह लो रिमेन्स। जब हमारा सोलर सिस्टम फाइनली एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गया था, उसके बाद कुछ ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स रह गए थे जिनको हम लोग क्लासीफाई करें कैसे, एज एक तरीके से एस्ट्रॉयड क्लासीफाई किए। ये इतने छोटे हैं कि इनको एक रेगुलर प्लैनेट की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं ये डिफरेंट शेप और साइजेस में हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है अगर आप बात करो वो लगभग सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा है। और कुछ एस्ट्रॉयड के क्या हैं, मून्स हैं, और किसी एक एस्ट्रॉयड के क्या है, रिंग्स भी हैं। वहीं पे अगर आप बात करो जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट में, वो कौन सा है, सिरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो कि बना हुआ है किससे, रॉक से बना हुआ है और आइस से बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं पहला एस्ट्रॉयड था जिसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। उसके बाद से इसको किस कैटेगरी में रखा गया, एज अ ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया हुआ है। अगर आप बात करो तो दूसरा सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड कौन सा प्रेजेंट है, तो वो है वेस्टा। तो ये बात हुई किसकी, ये बात हुई हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट की। इसके अलावा अब यहाँ से जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो देखेंगे आपके जोवियन प्लैनेट्स के बारे में, या आप कह लो आउटर प्लैनेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो प्लैनेट आएगा वो आएगा क्या, जुपिटर। तो फ्रेंड्स जो जुपिटर है वो 5th प्लैनेट है हमारा सन से, और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। अच्छा, ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसको अगर आप बीच से खोल दो और जुपिटर छोड़ के जितने भी अदर 7 प्लैनेट्स हैं वो उसके अंदर डाल दो तो सारे इसके अंदर फिट इन हो सकते हैं आराम से। और इसको कहा जाता है गैस जायंट विद थिक बैंड्स ऑफ ब्राउन, येलो, वाइट क्लाउड्स। तो आप इस इमेज में देखो कहीं ना कहीं ब्राउन, कहीं ना कहीं हल्के हल्के येलोइश, कहीं ना कहीं हल्के हल्के वाइट क्लाउड्स अपीयर होते हुए दिखते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो जो इसका एटमॉस्फेयर है, किससे बिल्डअप है, आपका हाइड्रोजन से बिल्डअप है, और एक चीज़ और से बिल्डअप है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, हीलियम से बिल्डअप है। और जो जुपिटर है उसके 4 लार्जेस्ट मून्स हैं आउट ऑफ 95 मून्स। वो कौन कौन से हैं इस इमेज में आप देखो, वो है कैलिस्टो, आयो, यूरोपा एंड गैनीमीड। तो ये जितने भी 4 मून्स हैं इनको एक नाम और से कहा जाता है, उसे कहा जाता है गैलीलियन मून्स। अच्छा, इन सब की अब अपनी अपनी कहानियाँ हैं, वो क्या फैक्ट्स हैं, वो क्या कहानियाँ, वो भी हम लोग समझते हैं। जो आयो है इसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जितने एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट हैं उतने किसी भी सोलर सिस्टम पे किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट ही नहीं है ना। वहीं पे यूरोपा की बात कर लो तो यूरोपा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे जितना पानी प्रेजेंट है वो अर्थ के पानी का लगभग 2 गुना पानी यहाँ पे प्रेजेंट है। जो गैनीमीड की बात कर लो तो गैनीमीड एक तरीके से लार्जेस्ट मून है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। और जो कैलिस्टो है, कैलिस्टो को कहा जाता है सबसे ज़्यादा क्रेटर्स इसी पे प्रेजेंट है। और
ये डिस्कवर किसके द्वारा किए गए थे? गैलीलियो और गैलीली द्वारा डिस्कवर किए गए थे। कब डिस्कवर किए गए थे? 1610 में, है ना। और इसका कहीं ना कहीं जुपिटर का फास्टेस्ट स्पिन आप कह लो या कह लो आप रोटेशन है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का है। और जो रेवोल्यूशन है वो लगभग 12 अर्थ ईयर्स का है। तो आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में कहीं ना कहीं कुछ मूविंग से क्लाउड दिख रहे हैं। तो ये मूविंग से क्लाउड इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पेस का जो एक तरीके से मैचअप वो बैठ नहीं पाता, तो इसकी वजह से क्या दिख रहे हैं, एक तरीके से एक मूविंग फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसका जो रोटेशन है वो 10 घंटे का है। वहीं पे अगर आप बात कर लो जो नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे किसके? सैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स जो सैटर्न है हमारा, वो कहीं ना कहीं सेकेंड लार्जेस्ट है किससे? जुपिटर के बाद। उसके बाद अगर आप बात कर लो सैटर्न की, सैटर्न को कहा जाता है ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो इसकी रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर हैं अपीयरेंस में, और इसके 145 मून्स है। ये एक अपडेटेड इन्फो है, और जो कि किसी की इतने पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स की आप बात कर लो, किसी की भी इतने कहीं ना कहीं मून्स या इतनी सैटेलाइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो जो सैटर्न का मून है टाइटन, वो अकेला एक मून है जहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। पूरे सोलर सिस्टम में अकेला एक ऐसा मून है सैटर्न का जिसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, और किसी भी प्लैनेट के किसी भी अन्य मून में क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करो सैटर्न जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, और गैलीलियो ने इनको डिस्कवर किया था सैटर्न की रिंग्स को। और जो रोटेशन पीरियड है वो लगभग 10.7 आवर्स का है। जो रेवोल्यूशन पीरियड है इट इज़ अराउंड 29.4 अर्थ ईयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे यूरेनस की। तो फ्रेंड्स जो यूरेनस है उसको हम लोग साइडवेज प्लैनेट भी कहते हैं। साइडवेज प्लैनेट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका ऑर्बिट होता है वो अपने साइड पे होता है। दैट मीन्स कि जो इसका रोटेशन होता है वो अपने साइड्स पे होता है। और इस फिगर में आप देखो तो इस फिगर में लगभग 98 डिग्रीज का एक तरीके से टिल्टेड एंगल है, जिसमें जो इसका नॉर्थ और साउथ पोल हुआ करता था वो बेसिकली फेस कर रहा है क्या? ईस्ट टू वेस्ट फेस कर रहा है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यूरेनस का जो एक तरीके से टिल्ट है वो कितना गजब का टिल्ट है ना। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? लाइंग प्लैनेट, मतलब लेटा हुआ प्लैनेट, है ना। और ये पूरे सोलर सिस्टम में अगर आप बात करो तो पूरे सोलर सिस्टम में ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसके अलावा ये इसका जो अपीयरेंस है वो एक ब्लू ग्रीन तरीके से अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? मीथेन प्रेजेंट है। और इसके आइसी क्लाउड्स के बीनीथ एक बड़ा सा स्लशी सा ओशियन भी प्रेजेंट है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? तो भाई साहब विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1781 में डिस्कवर किया था। और जो उसका रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, डैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट ये एक तरीके से रोटेट करता है। बेसिकली ये भी एक ऑड बॉल है। अच्छा, मैंने एक प्लैनेट के बारे में बताया था जिसका रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, तो अगर आप ये लेसन ढंग से सुन रहे हो तो उस प्लैनेट का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना। इसके अलावा केवल एक स्पेसक्राफ्ट अब तक पहुंचा है यूरेनस पे, और यही स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है किस पे? नेपट्यून पे। वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है वॉयगर 2। और कितने नंबर ऑफ नोन मून्स हैं यूरेनस के? 27। और रिंग्स कितनी यूरेनस की? 13, है ना। इसके अलावा आप बात करो ये गैस जायंट है नेपट्यून के साथ साथ, और ये पहला प्लैनेट है जिसको एक तरीके से ढूंढा गया था, फाउंड किया गया था टेलीस्कोप की मदद से। तो ये बात हुई किसकी? हमारी यूरेनस की। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी प्लैनेट जिसका नाम क्या है? नेपट्यून। तो फ्रेंड्स जब हम लोग नेपट्यून की बात करेंगे तो नेपट्यून इज़ द 4th बिगेस्ट प्लैनेट। ये जो 4th बिगेस्ट प्लैनेट है, बेसिकली जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं उसमें से ये चौथे नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके अलावा बात करो ये फारदेस्ट प्लैनेट है किससे? सन से। और जो इसका सेंटर है वो किससे बिल्डअप है? आपके एक सॉलिड से बिल्डअप है। और जो इसके टॉप पे क्या प्रेजेंट है? ओशन प्रेजेंट है। और जो ओशन ये प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्टेट में प्रेजेंट है। और इसकी अगर आप इमेज देखो, इसकी इमेज पे एक तरीके से ब्लूइश कलर दिखता है। ये जो ब्लूइश कलर है ये बेसिकली इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस प्रेजेंट है। ये वही मीथेन गैस है जो कि यूरेनस में प्रेजेंट थी। उसके अलावा अगर बात करो कि कितने मून्स हैं इसके, तो लगभग 14 मून्स हैं। लार्जेस्ट मून कौन सा है? ट्राइटन है ये। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो नेपट्यून एक विंडियस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। और विंड्स की स्पीड अगर आप इमेजिन कर सको तो लगभग 1200 माइल्स पर आवर है। और किलोमीटर में कितनी है? तो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यहाँ पे क्या चलती है? विंड्स चलती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलती हैं। उसके अलावा बात करो किसने ऑब्जर्व किया था नेपट्यून को? जॉन गैले ने किया था। और जो रोटेशन पीरियड है इट इज़ अराउंड 16 आवर्स। और जो रेवोल्यूशन पीरियड है नेपट्यून का वो 165 अर्थ ईयर्स का है। तो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक तरीके से 1 साल पूरा कंप्लीट करना या अपनी पहली बर्थडे मनाना।
तो भाई अब ये सारी बातें हो गई किसकी, सारे 8 प्लैनेट्स यहाँ पे होते हैं कवर। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, स्पेस रॉक्स को जानेंगे ढंग से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी हाईली एक तरीके से यूज़फुल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीधे उसको ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग स्पेस रॉक्स की बात करेंगे, स्पेस रॉक्स में कुछ चीज़ें हम लोग को कन्फ्यूजन में डालती हैं, जैसे किस स्टेज में मीटेरॉइड होगा, किस स्टेज में मीटेरॉइड होगा, या किस स्टेज में मीटियोर होगा। तो मैंने कोशिश करी इन्फोग्राफिकली इस चीज़ को ईजिली समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग चीज़ समझेंगे वो समझेंगे एस्ट्रॉइड, जो कि हम लोग ने पिछले इसी लेक्चर में समझी ही हुई है कुछ मिनट्स पहले। तो बेसिकली एस्ट्रॉइड होते हैं आपके रॉकी ऑब्जेक्ट, सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ, सोलर सिस्टम के क्या हैं, ये लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट। अब ये है आपका क्या, एक एस्ट्रॉइड, है ना। इस एस्ट्रॉइड का कुछ पार्ट, मान लो इतना सा पार्ट टूट गया मेन एस्ट्रॉइड से, है ना। जैसे ही टूटेगा उस स्टेज में इसको क्या कहेंगे, मीटेरॉइड कहेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये एस्ट्रॉइड से टूटेगा तभी इसको मीटेरॉइड कहेंगे। ये हो सकता है कॉमेट से भी टूटे, या आपके लिए एक आईसी ऑब्जेक्ट से टूटेगा, ठीक है, तब भी उस केस में इसको क्या कहेंगे, मीटेरॉइड ही कहेंगे। अब यहाँ से मीटेरॉइड के दो क्लासिफिकेशन होने लगेंगे। एक क्लासिफिकेशन ये होगा कि कुछ मीटेरॉइड्स जब जाएंगे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो जब अर्थ के सरफेस में एंटर करेंगे तो ये मीटेरॉइड्स क्या होंगे, एक तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके क्या होने लगेंगे, बर्न अप होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगी, इनको फ्रिक्शन मिलेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये इन मीटेरॉइड्स को। और जैसे ही ये फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आएंगे ये बर्न अप होंगे और एक फायर बॉल की तरीके से अपीयरेंस होगा, या आप कह लो एक शूटिंग स्टार की तरीके अपीयरेंस होगा। इसी को बॉलीवुड पिक्चर्स में क्या कहा जाता है, टूटा हुआ तारा कहा जाता है, थोड़ा सा ड्रामेटिकली दिखाते हैं उसे, ठीक है। वहीं पे इस स्टेज में जैसे ही ये बर्न अप होने लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको क्या कहेंगे, मीटियोर कहेंगे। इस स्टेज में इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे ये बर्न अप होगा, मीटियोर, है ना। अब कुछ मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर लेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, भेद देंगे। अब वो भेद के कहाँ पे भागेंगे, अपने अर्थ के किसी सरफेस पे जाके क्या करेंगे, टकराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस सरफेस पे जाके कोई मीटेरॉइड टकराने वाला है, मीटेरॉइड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जैसे ही ये मीटेरॉइड इस सरफेस पे या अर्थ के किसी सरफेस पे जाके टकराएगा, वहाँ पे या हिट करेगा, तो उस स्टेज में इसको क्या कहेंगे, मीटेरॉइड कहेंगे। जहाँ पे हिट करेगा वहाँ पे इट होगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि किस स्टेज में मीटेरॉइड होगा, किस स्टेज में मीटेरॉइड होगा, या किस स्टेज में मीटियोर होगा। ये बात हुई हमारे किसके, स्पेस रॉक्स के। अब कुछ लेफ्ट ओवर हैं हमारे स्पेस रॉक्स के, जो कि क्या हैं, कॉमेट्स हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम लोग कॉमेट्स की बात करेंगे तो कॉमेट्स बने होते हैं आपके रॉक से, आइस से एंड डस्ट से। इसके अलावा जो कॉमेट्स का साइज़ होता है वो पहाड़ों के लमसम होता है, लगभग माउंटेन्स के बराबर का साइज़ होता है इनका। और हमारे जो कॉमेट्स सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, लगभग 1000 से लेके बिलियंस ऑफ कॉमेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम में। और ये कॉमेट्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। बट उसके पहले हम लोग कॉमेट की एक फिगर देख लेते हैं। तो ये कॉमेट की एक फिगर है। इसके अलावा अगर आप बात करो, जब मैंने कहा कि ये ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, तो एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, जैसे आप फिगर 2 में देख सकते हो। अच्छा, कुछ तो कॉमेट्स इतनी दूर होते हैं कि वो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं सन के ऑर्बिट तक क्या पहुंचने के लिए। तो जो सन के ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं, तो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इस पिक्चर में एक टेल सी अपीयर हो रही है इनके। ये जो टेल होती है क्यों अपीयर होती है, ये बेसिकली टेल जो अपीयर होती है हमेशा अवे फ्रॉम द सन पॉइंट करती है, अवे फ्रॉम द सन पॉइंट करती है। और बेसिकली ये सिग्निफाई करती है कि जैसे ही सन के पास ये कॉमेट्स आते हैं और सन की एनर्जी से, सन की हीट से जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कोल्ड गैसेस प्रेजेंट होती हैं किस पे, आपके कॉमेट्स पे, वो भाप बन के उड़ने लगती है और डस्ट का फॉर्म लेती है। तो ये वही डस्ट है जो टेल के फॉर्म में क्या होती है, अपीयर होती है। तो ये पूरी बात हुई किसकी, हमारे कॉमेट्स की। यहाँ पे आपका जो पूरा सोलर सिस्टम चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा मैं और कोर्सेज लेके आऊँगा, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे भी लेके आऊँगा और हिस्ट्री पे भी लेके आऊँगा, साथ ही साथ इंग्लिश पे भी लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू इस वीडियो को पूरा एक तरीके से देखने के लिए।